आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कटिहार के जिला निबंधक जय कुमार के 5 ठिकानों पर निगरानी ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में जय कुमार के पटना, दानापुर, कटिहार, पूर्णिया और सिलीगुड़ी में निगरानी के छापे में अकूत संपत्ति का पता चला। आप भी देखिए काली कमाई के धन कुबेर को। इन 500 की गड्डियों को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 की 9 500 की गड्डियां, एक 2000 और एक 100 की गड्डी। ये तो वो रुपये हैं जो निगरानी विभाग की छापेमारी में कटिहार से मिले हैं और जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। इसके अलावा निगरानी विभाग की छापेमारी में जितनी संपत्ति का पता चला उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी प्रारंभिक जांच में लगभग 6 लाख नगद और कई दस्तावेज मिला है। बताते चले कि बिहार के 5 ठिकानों पर निगरानी की टीम छापेमारी करे। खैर, कहां से मिले ये रुपए, किसके घर से मिला ये नोट का जखीरा और कौन है वो भ्रष्ट अधिकारी, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर देख लीजिए। 1 लाख से ऊपर कैश, गहनों का ढेर और सोने के बिस्किट, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4-4। पासबुक और एटीएम कार्ड की बात ही मत कीजिए। इस अकूत संपत्ति का मालिक है कटिहार का डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जय कुमार। आय से 76 लाख अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में निगरानी विभाग की टीम ने जय कुमार के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पटना, दानापुर, कटिहार, पूर्णिया और सिलीगुड़ी। जांच में जितनी संपत्ति का पता चला उसे देखकर निगरानी विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। कटिहार में पोस्टेड हैं जिला अवर निबंधक जय कुमार जी। उनके विरुद्ध आय से लगभग 76 लाख रुपया का कांड दर्ज किया गया है। जय कुमार काली कमाई से अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी थी। कैश के अलावा निगरानी विभाग को कई प्लॉट और फ्लैट के कागजात मिले हैं जो बिहार से बाहर के हैं। यही नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा अकाउंट और इंश्योरेंस का भी पता चला है। सोने चांदी का बहुत सारे जेवरात, करीब 14 बैंक अकाउंट, 2 लॉकर का भी पता चला है तथा 4 जमीन का डीड अभी तक यहाँ से बरामद हुआ है। ये उनका आवास है ये? हाँ, उनका ये अपना पैतृक आवास है। कटिहार के जिला रजिस्ट्रार जय कुमार के ठिकानों से मिली संपत्ति बताने के लिए काफी है कि बिहार में अधिकारियों ने काली कमाई से कैसे पैसे का महल खड़ा कर रखा है। हालांकि ये छापेमारी ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए संकेत भी है कि सुधर जाओ नहीं तो अंदर जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, दानापुर से अमरजीत, कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। निगरानी की छापेमारी पर कटिहार के रजिस्ट्रार जय कुमार ने भी अपना पक्ष रखा। जय कुमार ने कहा कि उनकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। उनके किसी भी ठिकाने से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद नहीं किए गए। जो भी नकद या फिर दस्तावेज मिले हैं उनके पास उसका प्रूफ मौजूद है। इसमें किस प्रकार का आरोप है मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मेरे डेरा से उन्हें 5,80,000 रुपए बरामद हुआ है। वो 5,80,000 रुपए हमारे किसी पर्पस के लिए लोगों से लिया हुआ था। किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज उन्हें, सेल डीड या जमीन के कागजात उन्हें बरामद नहीं हुए। उसके बाद में फिर वो पटना में भी मेरे यहाँ भी गए हैं, वहां पर भी इसे ऑफिस में भी उन्होंने किया। ऑफिस में भी कोई इस प्रकार की राशि 2.5 लाख रुपए है, वो देखना पड़ेगा सरकारी कैश की राशि है या किस प्रकार की राशि है। बेतिया से खबर, जहां योगापट्टी प्रखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के शाही ठाठ का वीडियो वायरल हो रहा है। क्लासरूम में एक कुर्सी पर शिक्षिका सोती दिख रही है, वहीं छात्रा पंखे से शिक्षिका को हवा कर रही है, जबकि बाकी बच्चे पढ़ाई करते दिख रहे हैं। वीडियो योगापट्टी ब्लॉक के बगही पुराना पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटहरवा का है। शिक्षिका का नाम बबीता कुमारी बताया जा रहा है। तो बेतिया से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रा पंखे से हवा कर रही थी और शिक्षिका सोई हुई है। ये वीडियो वायरल है और बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षा का हाल ये बेतिया से आई तस्वीर बयां कर रही है।
मधुबनी में बेखौफ बदमाशों पर लगाम कसने के लिए मधुबनी पुलिस एक तरफ जहां ड्राइव चला रही है, बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, वहीं अलग अलग थाना इलाके से फरार नामजद आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए गांव और मोहल्ले में ढोल बजवाकर मुनादी भी करवा रही है। जयनगर थाने की पुलिस गांव में ढोल बजवाकर मुनादी की कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने 30 दिन के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने की चेतावनी दी है। वहीं आरोपियों के घरों पर इश्तेहार भी चस्पा किया जा रहा है। 30 दिनों के अंदर सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये जयनगर मधुबनी से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुनादी कराई गई, ढोल नगाड़े बजाकर जो इश्तेहार है वो चस्पा किए गए। सुनिए जयनगर थाना कांड संख्या 7121 के अभियुक्त प्रदीप यादव, कृष्ण कुमार यादव, महेंद्र यादव, नंदू यादव अभी भी इस कांड में फरार हैं और अभी तक माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। ये पिछले एक सप्ताह से लगातार हम लोग अभियान चला के जो अलग अलग कांड में वांछित अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग काफ़ी सफलता भी मिल रही है, काफ़ी लोगों को जेल भेजा गया है पिछले एक सप्ताह में। शराब की भी काफ़ी रिकवरी हुई है, शराब पीने वालों की भी हम लोग जो है ब्रेथ एनालाइजर से करके और उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं और उनको माननीय न्यायालय में अग्रसारण कर रहे हैं। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि जिस 80 साल की गवाह को सीबीआई ने कोर्ट में मृत बताया था, वो खुद कोर्ट में अपने जिंदा होने का सबूत देने पहुंच गई और फिर कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई 80 साल की बादामी देवी का बयान दर्ज करने सिवान पहुंची। पत्रकार राजदेव हत्याकांड में शर्मसार सीबीआई, पहले मुर्दा बताया, अब बयान लेने पहुंच गए। बादामी देवी पर सीबीआई ने झूठ क्यों बोला? अस्सी साल की बादामी देवी के घर पहुंचकर पूछताछ करते ये सीबीआई के अधिकारी हैं। उसी सीबीआई के अधिकारी जिसने सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की गवाह बादामी देवी के बारे में कोर्ट में कह दिया था कि उनकी मौत हो गई है, जिसका पता चलने के बाद बादामी देवी ने खुद शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जाकर सीबीआई को जिंदा होने का सबूत दिया। आपको मृत घोषित कौन किया, मरने हुआ कौन किया? सीबीआई और वीरेंद्र पांडे। सीबीआई वीरेंद्र पांडे। आप जिंदा है ना? हाँ, हमेशा हमको मारने को धमकी दे रहा है। हम उसी घर में रहते थे, हमको तबाह कर दिया है। बादामी देवी को जिंदा देखकर कोर्ट भी हैरान रह गया और सीबीआई को फौरन कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। बड़ी आश्चर्यजनक मामला है। मामला ये है कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस जिसका संबंध सीबीआई ने खुद दस्ती समन लिया था, वो है बादामी देवी, और सीबीआई ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया यहाँ कि बादामी देवी मर गई है। और आश्चर्य की बात है, जब बादामी देवी को इस बात की जानकारी हुई सिवान में अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है, बादामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। सारी बात सुनने के बाद हमने कोर्ट से सबमिशन किया है। सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को शोकॉज नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के बाद सीबीआई शनिवार को खुद बादामी देवी के सिवान स्थित उस घर में उनका बयान लेने पहुंची, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वीरेंद्र पांडे नाम के एक शख्स ने बादामी देवी के इस घर पर जबरन कब्जा जमा रखा है और उन्हें बेदखल करने की कोशिशें हो रही हैं। बादामी देवी का आरोप है कि वीरेंद्र पांडे की साजिश के तहत ही सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें मृत बता दिया। लेकिन अब कोर्ट की फटकार से न सिर्फ बादामी देवी कागजों पर भी जिंदा हो उठी हैं, बल्कि 6 साल पहले हुई पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का मामला भी नए सवालों के साथ सुर्खियों में आ चुका है। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। और अब बात उस परीक्षा की जो एक बार फिर फेल हो गई। हमारे आपके सबके अपने अपने सपने हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, हर तरह की परीक्षा पास करते हैं ताकि हम अपने सपनों को संवार पाएं। लेकिन सिस्टम में कई ऐसे छेद हैं जो छात्रों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। अब ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीपीएससी परीक्षा के बाद अब एमबीबीएस की परीक्षा कैंसिल हो गई। बिहार में फिर फेल हो गई परीक्षा। अब की बार एमबीबीएस की परीक्षा रद्द। ये देखिए क्वेश्चन पेपर किया जाए।
और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, और हम लोगों को आधा घंटा से वेट कर ये देखिए सबसे 8 मई की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और एक झटके में ही 6 लाख अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर हो गया था। तकरीबन 25 दिनों बाद एक और परीक्षा फेल हो गई। एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा आरंभ होने के पहले ही व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया। दरअसल राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लगभग 1200 एमबीबीएस छात्र इन दिनों एमबीबीएस का एग्जाम दे रहे हैं और परीक्षा के लिए पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 5 शहरों में केंद्र बनाया गया है। शुक्रवार को बीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक संदिग्ध युवक जिसका नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है, उसके बैग से परीक्षा का क्वेश्चन पेपर मिला था। उसके बाद से उसके पास काफी चीट पुर्जे भी मिले थे। उसके मोबाइल में क्वेश्चन पेपर की एक कॉपी भी मिली थी। और इस पूरे मामले में पीरबहोर थाने में जो केंद्र अधीक्षक है राजकिशोर, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाया है और पीरबहोर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुकेश मूल रूप से वैशाली जिले के पातेपुर का रहने वाला है और इस पूरे मामले में परीक्षा केंद्र जो बीएन कॉलेज है उसने परीक्षा कराने में अपनी असमर्थता जताई है। पटना पुलिस के अधिकारियों से जो न्यूज 18 की बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि एफआईआर लॉन्च कर लिया गया है, जो गिरफ्तार शख्स है उसे जेल भेज दिया गया है और टेक्निकल जांच की जा रही है कि आखिरकार क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आया, कैसे लीक हुआ, कैसे वायरल हुआ। जिसके बाद आर्यभट्ट विश्वविद्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को हुई फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द कर दी। दरअसल शुक्रवार को एक व्यक्ति परीक्षा सेंटर से पकड़ा गया था। संदिग्ध के बैग से प्रश्न पत्र मिला था, जिसकी जांच के बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई। अब पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी को पत्र भेज दिया गया है और आंतरिक जांच के लिए 3 दिन की कमेटी भी गठित कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि बिहार में बार बार परीक्षा कैसे रद्द हो रही है। बिहार में परीक्षा को फेल करने वाले कितने गिरोह काम कर रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में शराब के नशे में एक युवक का इंसान से हैवान बन गया। थावे थाना क्षेत्र के शिवस्थान गांव का रहने वाला नंदजी गिरी पर शराब का नशा इस तरह हावी हुआ कि नशे में उसने अपनी ही भाभी का गला रेत दिया। घायल महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि जख्मी महिला निर्मला देवी के पति की 10 साल पहले मौत हो गई। घर पर महिला बच्चों के साथ अकेले रहती है। महिला का देवर नंदजी गिरी अक्सर शराब के नशे में अपने परिवार के साथ मारपीट करता है और इसकी वजह से आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर ससुराल में रहती है। इधर थावे पुलिस ने इस मामले में महिला का बयान दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कुछ नहीं है, मालिक के हमरा मुँह दहला। अब भगवान जाने जैसन जे करने करी वैसन पाई। मेरा दूगो बियाह कर दोनों मेरा छोड़ के चल गई। कहते ये शिक्षा के भगा दिया और देवर बड़े उन्होंने तो मेरा दिया वो कर खाते अपन हिंदू करा कर चाकी डालन कटलन केकरा कटला है? यहाँ में तो जाई कटला नुकर नाम का है? ना नंची गिरी। घर कहाँ पड़ेगा? शिवस्थान था। सुपौल के त्रिवेणीगंज में धमकी के 1 महीने बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। मामला मानगंज पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 4 का है, जहां के रहने वाले छोटू सरदार नाम के शख्स को 6 बदमाश रात में घर से उठाकर ले गए, पीट कर अधमरा करके छोड़ दिया। परिजन उसे इलाज के लिए नेपाल के अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महीने भर पहले छोटू का चंद्र सरदार नाम के शख्स से विवाद हुआ था, जिसने ये धमकी दी थी कि 1 महीने में तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और उसने ऐसा कर दिया। मरने से पहले छोटू सरदार ने अपने बयान में पूरी घटना बताई। उसकी मौत के बाद से लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। तो सर आदमी से ई गेल छोड़ गेल तो ओकर भगना कल के किया है मारलक। अच्छा भोर में ये लोग भगना चंदर पूरा सेब के भनसिया एते लेकर के 1 महीना के अंदर में उठा देबे। महीनों लगले बोले गेले करके गहूं की सजरे करके चल हमरा संगे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर ले गेले। जय नहीं तो जबरदस्ती ले गेले कड़िया पट्टी। उसके साथ क्या हुआ था? वह मरल के वह मारलक।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बेगूसराय के दौरे पर रहे और केंद्रीय मंत्री ने बरौनी फर्टिलाइजर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया उन्होंने और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। मनसुख मांडविया ने बरौनी में नैनो यूरिया प्लांट लगाने का ऐलान किया है। और ये प्लांट गिरिराज जी ने मुझे आग्रह किया है कि देश में एक प्लांट कमीशन हो चुका है, नया 7 प्लांट बन रहा है और एक 8वां प्लांट यहाँ भी लगाए, ऐसा आग्रह गिरिराज जी ने किया था। ये आग्रह का स्वीकार करते हुए एक यूरिया का प्लांट, नैनो यूरिया का प्लांट हम यहाँ भी यानी कि बरौनी में भी लगाएंगे, जैसे यहाँ के हमारे बिहार के किसान को एक इको फ्रेंडली यूरिया उपलब्ध हो। अब पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर। पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए अब आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आर ब्लॉक से शुरू होने वाले अटल पथ को जेपी सेतु से जोड़ दिया गया है। लोकनायक गंगा पथ के पास बने गोलंबर से अटल पथ जेपी सेतु से जुड़ गया है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही पटना से उत्तर बिहार खासकर हाजीपुर और सोनपुर के लिए 2 दर्जन से अधिक सीएनजी बसों को चलाने का फैसला भी ले लिया गया। जिस दिन से ये बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी, पटना और हाजीपुर सोनपुर की दूरी काफी कम हो जाएगी। अटल पथ के जेपी सेतु से जुड़ जाने के बाद लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी, ये पूरी खबर बता रहे हैं संजय कुमार। राजधानी पटना में विकास का काम अगर देखना हो तो आप लोकनायक गंगा पथ के इस गोलंबर के पास चले आइए। यह गोलंबर है जिसको अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और ठीक यहाँ से आगे ये लोकनायक गंगा पथ है जो बहुत आगे चला जाता है। पीएम से जाने वाले उत्तर बिहार से जो रोगी होंगे इसी रास्ते से होकर चले जाएंगे और उन्हें जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो है अटल पथ का जेपी सेतु से जुड़ना। अब ये देखिए अटल पथ जो है या आर ब्लॉक से अटल पथ आकर यहाँ खत्म होता है। ये अटल पथ की अंतिम सीमा है। ये अटल पथ जो है यहाँ आकर आर ब्लॉक से खत्म हो जाती है, ये सीमा है इसकी। और अटल पथ से बिल्कुल अब ये जो गोलंबर है इससे ये जो गाड़ी जा रही है, हमारे सामने से ये गाड़ी गुजर रही है जेपी सेतु के लिए जा रही है। ठीक हमारे सामने जेपी सेतु है, यानी अटल पथ का जुड़ाव अब जेपी सेतु से हो गया है। और अगर आपको उत्तर बिहार जाना हो या उत्तर बिहार के लोगों को पटना आना हो तो वे जेपी सेतु से उतरकर अटल पथ का रास्ता तय करके यहाँ से अटल पथ यानी आर ब्लॉक फिर राजधानी पटना के विभिन्न कोनों में जा सकते हैं। अगर आपको गंगा पाथवे यानी जयप्रकाश गंगा पथ का सहारा लेना तो यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे और कई रास्ते निकाले गए हैं गंगा पथ से, चाहे वो मगध महिला कॉलेज के पास का रास्ता हो या फिर पीएमसीएच का रास्ता हो और फिर उसके आगे का रास्ता हो। परिवहन विभाग के अधिकारियों के माने तो 70 नई सीएनजी बसें 15 जून से आ जाएंगी, 15 जून तक। और इन बसों के आने के बाद गांधी मैदान से डाक बंगला, पटना जंक्शन, आर ब्लॉक, अटल पथ, गंगा पथ, जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर और हाजीपुर तक ट्रायल किया जाएगा। यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा, तब पटना की जो तस्वीर है वह कितनी सुंदर और आकर्षक होगी इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।